हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर, जो कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना हुआ आसान, क्योंकि आपके पास आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम। यह आपको क्या करता है, तो बेस्ट क्लासेस आपके सामने अवेलेबल करवाता है, प्लस में आपको निःशुल्क बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाता है, ताकि अब हमारे बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम को ज़्यादा परेशानी में ना लें, ज़्यादा अपने स्ट्रेस में ना लें। बोर्ड एग्ज़ाम को हंसते खेलते आराम से वो क्या करें, पास कर जाएं। इसलिए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जो हम सभी का निर्माण उद्योग हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व अगर आप लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा है, क्लास 10 ज्योग्राफी सेक्शन वाले, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम लोग विस्तार से पढ़े हैं और चैप्टर 2 को भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे हैं। उसके बाद निर्माण उद्योग भी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े हैं। आज हम लोग पार्ट 3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लें, तो आज का समझ में आने वाला है। हम सभी ने देखा था कि कृषि क्या होते हैं और उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझे थे। उद्योग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इन सभी के बारे में समझे थे। उसके बाद हम लोग समझे थे उद्योग की स्थापना के कारक क्या हैं, यह सब चीज़ समझे थे। तो यह सब चीज़ हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग समझे थे। उसके पश्चात हम लोग समझे थे कि वो उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से, किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, यह हम लोग देखे थे। उसके पश्चात हम लोग देखे थे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर, तो ये भी हम लोग देखे थे। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा, ठीक है। कच्चे माल को तैयार करने के आधार पर हम लोग देखे थे, तो भारी उद्योग, हल्का उद्योग के बारे में अध्ययन किए थे। उसके पश्चात स्वामित्व के आधार पर उद्योग का अध्ययन किए थे, जिसमें सार्वजनिक व निजी, ये सब हम लोग अध्ययन किए थे। उसके पश्चात सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग भी हम लोग अध्ययन किए थे कि क्या होते हैं ये सब चीज़। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग पहला लेक्चर ज़रूर देख लें। लेक्चर 1 एवं लेक्चर 2 आप लोग देख कर आएँ तो ज़्यादा आज का क्लास समझ में आएगा। उत्पादन के आधार पर हम लोग देखे थे। उसके पश्चात हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझे थे। सूती वस्त्र हमारे भारत में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा प्रतिशत हमारे किस क्षेत्र से पाए जाते हैं, ठीक है। स्थानांतरीकरण के समझे थे। उसके पश्चात हम लोग समझे थे इसकी वितरण के बारे में समझे थे, ठीक है, सूती वस्त्र का, और किस किस राज्य में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं, इसके बारे में समझे थे। निर्यात के बारे में हम लोग समझे थे। हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत कि सर इतना जल्दी जल्दी स्लाइड को चेंज कर रहे हैं। हम लोग एक रिवीजन के माध्यम से चल रहे हैं, ताकि हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके थे, आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते थे। जूट या पटसन उद्योग हम लोग अध्ययन किए थे। रेशमी वस्त्र उद्योग हम लोग अध्ययन किए थे। व कृत्रिम वस्त्र उद्योग हम लोग अध्ययन किए थे। व चीनी उद्योग हम लोग अध्ययन किए थे। आगे चलें तो व्यापार के बारे में हम लोग देखे थे। चीनी व्यापार, चीनी उद्योग का जो व्यापार है कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, हम लोग इसकी समस्या पे भी अध्ययन किए थे कि चीनी उद्योग हमारे देश में, हमारे राज्य में किस प्रकार की समस्या है, क्यों कमी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग निर्माण उद्योग चैप्टर 3 का, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोगों का पार्ट 3 का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें निर्माण उद्योग हम लोग पार्ट
थर्ड अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पार्ट थर्ड में इसको समझेंगे और शायद उम्मीद है कि आज आपका यह चैप्टर समाप्त भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम के बारे में, इस चैनल का उद्देश्य बताएँ कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है। हर विद्यार्थी का बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करवाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना इस चैनल का उद्देश्य है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पार्ट थर्ड का जो आज पहला टॉपिक है, लौह इस्पात उद्योग के बारे में समझेंगे। लोहा इस्पात उद्योग हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग अनेक अलग अलग प्रकार के उद्योगों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। चलिए आज देखते हैं। लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। ठीक है, क्या है, आधारभूत उद्योग है तथा खनिज पर आधारित उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, फिर से मैं बता दूं कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत है, किसी न किसी चीज़ों पर आधार है, इसलिए आधारभूत उद्योग कहा जा रहा है। क्या है, खनिज पर आधारित उद्योग है। अगर प्राकृतिक खनिज हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो लोहा नहीं प्राप्त हो पाएगा। आपको मैं पहले के लेक्चर में पढ़ा दिए हैं हम कि खनिज संसाधन में हम लोग पढ़े हैं कि खनिज संसाधन क्या क्या में आते हैं और कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ आप लोग प्लीज़ लेक्चर को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। इससे विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीन तथा संयंत्र, कृषि के उपकरण का परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। कृषि के उपकरण के लिए अलग अलग प्रकार के वाहन, मशीनें, यंत्र का मतलब मशीन होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ में बनाए जाते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे है ऐतिहासिक विकास। कुछ ऐतिहासिक विकास, कुछ पीछे का पृष्ठभूमि को हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक ढंग का सबसे बड़ा कारखाना 1907 ईस्वी में स्वर्णरेखा घाटी साक्षी नामक स्थान पर खुला था। ठीक है, ऐतिहासिक बात के मतलब हम लोग समझ रहे हैं, कुछ पहले का पृष्ठभूमि को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले वो आधुनिक ढंग का जो कारखाना खुला था, वहाँ कहाँ खुला था, तो स्वर्णरेखा घाटी के साक्षी नामक स्थान पर खुला था। कब खुला था, आपसे अगर वर्ष का पूछा जाए तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसका नाम टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, इसको हम लोग कल भी क्लास में अध्ययन किए थे टिस्को के बारे में। इसका टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया था। ठीक है, इसका नाम। अगर आगे हम लोग देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लोग इकोनॉमिक्स में समझेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे पंचवर्षीय योजना क्या होते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी, कितने पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में अभी तक वर्तमान में लागू किए गए हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना काल में क्या हुआ था, तो मेहुला इस्पात उद्योग का विकास तेजी से हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के पश्चात अगर उत्पादन की बात की जाए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, तो लोहा इस्पात के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लोहा इस्पात उद्योग। अगर इसका उत्पादन की बात की जाए तो भारत विश्व के लोहा इस्पात उद्योग में देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, भारत जो है, हम लोग निर्माण उद्योग के अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखें तो कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसमें हमारा भारत क्या है, कुछ कम उद्योग उत्पादन करता है, तो कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जिसका उत्पादन पूरे विश्व में अग्रणीय स्थान रखता है। रेशम उद्योग हम लोग देखें, सूती वस्त्र उद्योग देखें, इन सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो भारत है वो क्या है, तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे विश्व में। उसी प्रकार अगर लोहा की बात की जाए तो यह भी क्या है, पूरे विश्व में क्या करता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दिनों दिन भारत में कच्चा लोहा इस्पात, पिंड तथा बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन वृद्धि ही हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, वृद्धि ही हो रही है दिनों दिन। अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत एक
ओर इस्पात के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाना चाहता है तो दूसरी ओर कंपनी अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुछ विशेष किस्म की क्या कर रही है, विशेष किस्म की इस्पात का आयात कर रही है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक और तो अगर व्यापार का बात किया जाए तो भारत एक और तो क्या कर रही है, निर्यात कर रही है। अपने जो लोहा है, इसके पास लोहा इस्पात है, वह दूसरे देशों में निर्यात कर क्या कर रही है, मुद्रा की कमाई कर रही है। दूसरे देशों से पैसा अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी कर रही है। अगर उसी के बाद अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी ओर यहाँ पे एक कुछ क्या किया जाता है, विशेष किस्म की, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे देश में नहीं है तो दूसरे देशों से क्या की जा रही है, निर्यात की जा रही है और इस्पात को आयात किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अगर समस्या की बात की जाए तो समस्या देखते हैं हम लोग। इस उद्योग की मुख्य समस्या निम्नलिखित है, जो हम लोग एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपसे यह सब चीज़ पूछ दिया जाए तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार हम सभी लेक्चर में आपको बताते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी आंसर आप लिखें तो प्लीज़ आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपका आंसर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरा एक ही लाइन में मत लिखते जाइएगा, वैसे गिजमिज लगने लगता है और ऐसे कट जाता है एग्जाम को। एग्जामिनर ऐसे नहीं समझ पाता है और ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना रहता है किसी भी कॉपी पे, तो वो काट देता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा साफ और डिस्टेंस में लिखिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। कोई भी बच्चे हो, चाहे CBSE के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी राज्य के बच्चे हों, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का बात का याद रखेंगे। चलिए हम लोग समस्या की ओर देखते हैं। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की क्या है, अकुशलता है। ठीक है, कुशल नहीं है, अकुशल है। क्षमता का उत्पादन क्षमता से क्या है, कम है उत्पादन। वह अच्छा कोयला का अभाव है, अच्छा कोयला का कमी है। उसके पश्चात हम लोग देखें तो उसके पश्चात है छोटे कारखाने की कमी, जो कह रहा है। अगर एल्युमिनियम उद्योग का हम लोग अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम उद्योग, इससे पहले हम लोगों ने देखा लोहा इस्पात उद्योग, अब एल्युमिनियम की बारी आती है। तो एल्युमिनियम उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि बिहार बोर्ड में बाबू 100 मार्क्स के 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको 50 मार्क्स के। ठीक है, तो ज़्यादा आपको सभी को, बिहार बोर्ड के बच्चे जो पर्सनली हैं उनको थ्योरी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स डायरेक्ट आपके उसमें आएंगे। 50% आप पास की आपकी संभावनाएं आपको ऑब्जेक्टिव से होने वाला है, इसलिए आप ज़्यादा कंसंट्रेट ऑब्जेक्टिव पे ही करें। थ्योरी पढ़िए, लेकिन थ्योरी से आप क्या कीजिए, शब्द को पकड़िए और याद रखिए। अगर आपसे पूछ दे कि एल्युमिनियम उद्योग कितने नंबर पे है विश्व में, भारत की कौन सा स्थान है एल्युमिनियम उद्योग में, तो आपको याद होना चाहिए दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, एल्युमिनियम लचीला, हल्का एवं जंगरोधी और विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। फिर से मैं बता दूं कि जो एल्युमिनियम होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का होते हैं, लचीला होते हैं, जंग रोधक होते हैं, उसमें जंग नहीं कभी लगते हैं, तथा विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। उसके पश्चात है बॉक्साइट, इस उद्योग का कच्चा माल है। एल्युमिनियम के जो उत्पादन होते हैं इसका उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो बॉक्साइट है। ठीक है, बॉक्साइट को गलाने में बहुत अधिक बिजली खर्च होती है, इसलिए विद्युत भी आवश्यक है। हम लोग पढ़े थे कि उद्योग करने के लिए विद्युत कितना आवश्यक है। तांबा प्रगलन उद्योग, तांबा स्वयं एक उपयोगी धातु है और इसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड तथा अष्ट धातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। पहला इंपॉर्टेंट आपके सामने रखा गया है कि तांबा के क्या क्या उपयोग हैं।
तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर एवं रोल गोल्ड, अष्टधातु आदि मिश्रित धातुएं बनाई जाती है तथा भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना घाटी शिला, जो कि वर्तमान में झारखंड में भारतीय तांबा निगम द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा कारखाना खेतरी में स्थापित है तथा तीसरा कारखाना तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थापित है। 3 कारखाने भारत में तांबा की है। कहाँ कहाँ है? पहला झारखंड घाटी शिला, दूसरा कारखाना है आपको खेतरी में एवं तीसरा है तमिलनाडु में। तीनों याद रखिएगा बाबू नाम। अब रसायन उद्योग की अगर बात की जाए तो आकार की दृष्टि से भारत रसायन उद्योग एशिया में तीसरा व विश्व में 12वां स्थान है। ठीक है, अगर एशिया की बात की जाए बाबू तो एशिया में दूसरा स्थान रखता है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में 12वां स्थान रखता है रसायन उद्योग के बारे में। आगे है रसायन उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार को हम लोग समझते हैं, जो कि कार्बनिक रसायन, ये क्या है? पेट्रोलियम उद्योग है। कार्बनिक रसायन को हम लोग पेट्रोलियम उद्योग भी पढ़ते हैं। इस उद्योग में अशुद्ध पेट्रोलियम के परिष्करण से अनेक रसायन प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कृत्रिम रेस, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की वस्तु, रंग रोगन तथा औषधियाँ का निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत? सेकंड है अकार्बनिक। फर्स्ट था कार्बनिक, दूसरा है अकार्बनिक रसायन उद्योग। इसमें गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा नाइट्रिक एसिड एवं कीटनाशक दवा जैसे उत्पादन किए जाते हैं। उर्वरक की अगर बात की जाए तो उर्वरक उद्योग का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां मिट्टी की उर्वर शक्ति बनाए रखने के लिए उर्वरक उपयोग की जरूरी है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मिट्टी अगर उर्वरक नहीं होगा तो फिर यहाँ हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, फसल नहीं उगा पाएंगे। इसलिए मिट्टी को उर्वरक रखने के लिए उर्वरक उद्योग आवश्यक है। अगर सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो यह भी एक भारत का महत्वपूर्ण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सीमेंट एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, जिसका उपयोग भवन निर्माण, सड़क एवं पुल निर्माण एवं अन्य ढांचा बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। देख लो यहाँ इम्पोर्टेंट है, आपसे फंसा सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको कि बताइए कि सीमेंट का उद्योग विश्व में भारत कितने स्थानों पर है। तो आप याद रखेंगे दूसरे स्थान पर। चूना पत्थर, सिलिका, जिस्म और कोयला इस उद्योग के मुख्य कच्चे माल हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस सभी चीज़ को। आगे अगर बात की जाए तो आगे है परिवहन उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग, इसे समझते हैं। परिवहन क्या है? देखिए, हवाई जहाज बनाए गए हैं, एरोप्लेन, ट्रेन है, साइकिल है या फिर बाइक, अदरवाइज हम लोग समझ सकते हैं। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, जल तोप और वायुयान परिवहन साधन है। इसके विभिन्न उपकरण इंजीनियर उद्योग की अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो भी उपकरण हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए होंगे तभी तो इन सभी चीज़ों का क्या कर पाएंगे, इन सभी चीज़ को आप संरचना कर पाएंगे, इन सभी चीज़ को आप बना पाएंगे। रेल उपकरण उद्योग, भारत में रेलवे इंजन तथा डिब्बे बनाने के अनेक कारखाने हैं, जो कि मोकामा बिहार में है। मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड रेलवे वैगन तैयार करता है। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो आगे है आपका मोटर गाड़ी उद्योग। भारत में कार, जीप, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, इन सभी चीज़ों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। उसके पश्चात है जल तोप निर्माण उद्योग। जल
तोप निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग एक बड़ा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक पूंजी लगती है। आपको पहले बता दिए थे हम कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एक सब बहुत बड़ा, एक मध्य और एक उससे भी छोटा, ये आपको बताए थे। तो बड़े उद्योग में क्या होता है, ज़्यादा पूंजी की बात होती है, ज़्यादा श्रम की बात होती है। छोटे में कम श्रम की बात होती है, कम पूंजी की बात होती है। मध्य में थोड़ा कम की बात होती है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बड़ा उद्योग है और जिसमें पूंजी भी अधिक लगती है। भारत में कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, मचगांव जलयान बनाने का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद है वायुयान। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, वायुयान उद्योग। भारत में वायुयान का निर्माण बंगलुरु, कोरापुट जो कि उड़ीसा, नासिक, हैदराबाद, कानपुर इत्यादि स्थानों पर होता है। कोई दिक्कत? समझते चलेंगे, एकदम आसान शब्दों में है, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं किताब का लैंग्वेज रखता ही नहीं हूँ, नोट्स बनाने समय मैं अपना भाषा यूज करता हूँ ताकि आप अगर कभी अकेले में भी पढ़ें तो आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, बहुत सारे को यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ इधर कि हूबहू किताब के लैंग्वेज को क्या करते हैं, नोट्स में अपने उतार लेते हैं। मेहनत करना कोई चाहते ही नहीं है, लेकिन ये जब बच्चा किताब पढ़ ही लेगा तो फिर हमारे पास क्यों आएगा, हमारा आवश्यकता क्यों उनको पड़ेगा। इसलिए ऐसा शब्द में नोट्स बनाना चाहिए ताकि अगर हम ना भी हों तो हमारे बच्चे को समझ में आना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पढ़कर समझ में आ रहा होगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यह आपको समझ में आ रहा होगा ना। इसे कच्चे प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फिर से। इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है या फिर सूचना की चीज़ है तो इसे ज्ञान की आधार पे हम क्यों नहीं कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या सभी की बस की बात है, जो इंजीनियरिंग किए होगा, जो ITI किए होंगे, जो BTech किए होंगे, कि वही लोग की समझ में आएगा ना। इसमें विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और नियंत्रण, शोध, अनुसंधान की आवश्यकताएं होती है। इसमें हमेशा क्या होती है, हमेशा शोध करने की आवश्यकता, एक नए नए प्रकार की शोध, उससे क्या होता है, एक नए नए चीज़ों का, एक नए नए यंत्र का निर्माण होता है। हमेशा वो लोग शोध करते रहते हैं, तभी तो हम लोग नए नए चीज़ों का आविष्कार देखते हैं अपने देश में, अपने किसी भी देश का हो। बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये हम लोग के एग्ज़ाम के समय पूछ दिया था। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, बंगलोर जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अर्थात राजधानी के नाम से भी राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, या फिर सिलिकॉन सिटी कह दे तो आप गड़बड़ाइएगा मत, याद रखिएगा वहाँ पे। यह रोजगार तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत मतलब माध्यम, सोर्स है। ठीक है, इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जो इस अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो भी स्रोत हैं उसे हम लोग ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आगे है सौंदर्य प्रसाधन प्रौद्योगिकी। चलिए इसे हम लोग उद्योग इसे समझते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का उद्योग भारत में बहुत पहले होता था। आज भी तेल शोधक कारखाना के अवशेष अलकतरा के से विभिन्न गंध और गुण वाले पदार्थ प्राप्त कर कृत्रिम प्रसाधन बनाए जाते हैं। इस उद्योग का प्रसार पूरे भारत में है। देखिए, हम जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट बोले हैं ना, उसको कम से कम ज़रूर आप लोग माइंड में रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं पढ़ाने भी आया हूँ। जब तक किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी फील्ड का, तब तक उस फील्ड में वो योग्य नहीं कहलाते हैं। भारत में खिलौना मुख्यतः अन्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि के बेकार टुकड़े या रद्दी का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। ठीक है, खिलौना किस चीज़ के बनते हैं, तो
क्या कह रहा है, अन्य उद्योग, जो भी अन्य उद्योग हैं जैसे वस्त्र उद्योग हैं, प्लास्टिक उद्योग है, ये सभी जो उद्योग हैं इनके जो बेकार चीज़ होते हैं, जो बेकार वस्तुएं होती है, उनसे खिलौना बनाए जाते हैं। ठीक है, यह थोड़े से प्रशिक्षित और थोड़े पूंजी से क्या होता है, काम चल जाता है। अनेक देशों में चीन में बने इस खिलौने को हानिकारक मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और वे भारत में बने खिलौना का आयात करने लगे हैं। ठीक है, क्या हुआ है, पहले तो ये बहुत आपको पता होगा कि चीन में हर जो भी आप वस्तु देखेंगे उसके नीचे में आप देखेंगे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ रहेगा, अधिकतर अधिकतर 90% से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब से ये कोरोना काल आया है, जब से खास कर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अधिकतर देश जो है वो कोरोना का वजह चाइना पे ही थोप रहा है, चाइना को बता रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होने लगा, चाइना से बहुत सारे वस्तुएं पर प्रतिबंध लगा दी गई है और वो भारत से आयात करना चाहते हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। अब ये समझना जरूरी है, हम लोग सभी प्रकार के उद्योग का अध्ययन कर लिए, अब हम समझते हैं कि इस उद्योग का हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। किसी देश का निर्माण उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था और विकास के स्तर का परिचायक होता है। ठीक है, क्या होता है, थोड़ा सा परिचायक होता है, अर्थात उस देश का पहचान होता है, उस देश का रीढ़ होता है। यह अन्य पूर्वी एशिया देशों में निर्माण उद्योग के सकल घरेलू, ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% का योगदान रखता है तथा 12% वृद्धि की दर पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। आगे है उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल का विशेषता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो बच्चे को उस टॉपिक के बारे में होने वाले समस्या और उससे समाधान, अर्थात समस्या और निष्कर्ष दोनों चीज़ इस चैनल पे बताया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, बच्चे की नॉलेज के पर्पज़ से बताया जाता है, ताकि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर इससे समस्या है तो इसका समाधान भी क्या होना चाहिए। इसलिए हम लोग पहला प्रदूषण समझते हैं कि किसी भी देश में जो उद्योग तो होते हैं, उद्योग महत्वपूर्ण है किसी देश में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वहाँ की ज़रूरतों को पूरी करें, लेकिन उससे क्या होता है तो प्रदूषण भी होते हैं। इन प्रभाव को हम लोग समझते हैं। चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग एवं डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग और कागज उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले 5 मुख्य उद्योग हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग की क्या करें, चर्चा करें, या फिर प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग कौन है, इसमें दे दे आपको चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग, या फिर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, कुछ भी दे दे तो आप प्लीज़ वहाँ पे गलत टिक ना लगाएं, सही टिक लगाएंगे। और सही टिक लगाने के लिए आपको यह क्या करना होगा, माइंड में याद रखना होगा। उसके बाद है वायु प्रदूषण। धूल, धुआं आदि की अधिकता से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, क्या होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, धूल से होता है, धुआं से होता है। ये जो आज के समय में इतना ज़्यादा वाहन चलने लगे, इतना ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगी है रास्ता में, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। दिवाली में जो हम सब पटाखे फोड़ते हैं, इससे क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण खराब हो जाता है। देखते होंगे हमेशा दिल्ली में पाबंदी लगा दी जाती है। तो ये सब कुछ कारण है। ठीक है, कारखानों से दूषित गैस और धुआं का निष्करण होता है। ये वायु में मिलकर क्या करता है, हमें वायु को प्रदूषित करता है, वही हमारे सांसों में जाता है। तो हमें भी क्या होता है, हम पे प्रभाव पड़ता है। इस कुप्रभाव मानव और पशु के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जो कि
वास्तविक है। जल प्रदूषण की अगर बात की जाए तो उद्योग के अवांछनीय उत्पादन जैसे औद्योगिक कचरा, प्रदूषित जल, जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष इत्यादि बहने जल में क्या होता है, बहते हैं। तथा देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, कोई भी कारखाना से जो कारखाना के जो उसमें वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो व्यर्थ का सामान है, जो कचरा वगैरह बनकर निकल रहा है, ठीक है, तो ये सब कहाँ जाते हैं, नदी में जाते हैं। आप देखते होंगे पटना के घाट में या फिर उत्तर प्रदेश में जो भी गंगा घाट है, तो उसमें सब बहते रहता है गंदगी, कहाँ से निकलता है, वही सब जल प्रदूषण। ये गंगा का पानी हम लोग पीते हैं, नदी का पानी हम लोग पीते हैं, फिर कहीं कहाँ मतलब कहीं का भी पानी हम लोग पिए तो वो सभी कहीं ना कहीं नदी से ही आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। और यही हमें जल प्रदूषण, ये हमारे शरीर में जा रही है, मेरे पेट में जा रही है, तो हमें क्या हो रहा है, कीटाणु बैक्टीरिया का सामना करना पड़ रहा है। तापीय प्रदूषण, जब कारखाने और ताप घरों से जल को बिना ठंडा किए ही नदी तथा तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण फैल जाता है। समझ गए? तापीय प्रदूषण क्या करेगा कि जब कारखाना या फिर ताप घरों में, ताप घर का तात्पर्य है क्या होता है, जहाँ ईंटें भट्टे बनते हैं ना, उसे वहाँ से बिना पानी को ठंडा किए नदी में छोड़ दिया जाता है, तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, तापीय प्रदूषण का निर्माण होता है। उसके बाद है भूमि प्रदूषण। औद्योगिक यंत्र के समय भूमि पर औद्योगिक कचरे, मलबे, रसायन, लवण आदि के जमा होने पर क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। वर्षा के समय ये जल के साथ बदलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वर्षा के समय आप लोग देखते होंगे भूमि प्रदूषण, तो आप लोग सभी जानते होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके घर में जहाँ जहाँ कचरा वचरा फेंकाता होगा, देखते होंगे। भारत का यह रिवाज है कि लोग, कचरा वाला आता है लेकिन कचरा फेंकना वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। वो रात को या सुबह को देखेंगे आप लोग तो घर के बाहर रोड पे फेंक देंगे, रोड पे फेंक कर चले जाएंगे। तो ये सब कारण है और जब वर्षा होती है तो यही सब कचरा क्या होता है, हमारे घरों के दरवाजे पे, आपके घरों के दरवाजे पे, इधर उधर एकदम वर्षा के पानी की वजह से आने जाने लगता है। ये सब भूमि प्रदूषण में आते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य ऊंची ध्वनि का तात्पर्य होता है आवाज़, नॉइज पॉल्यूशन हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। अत्याधुनिक शोर होता है। ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा हाथ है, ठीक है, उद्योगों का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। अगर प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात की जाए तो देखिए, जब हम समस्या बताएं तो मैंने क्या बोला, समस्या बताएं तो उपाय भी बताएंगे, ठीक है। तो नियंत्रण का औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को योजनाबद्ध तरीके से रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित उपाय हैं जो कि हम लोग देखते हैं। उद्योगों को उचित निर्धारित क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उद्योगों को क्या करना चाहिए, ऊंची निर्धारित स्थानों पर जहाँ पे लोगों की संख्या कम है, जहाँ पे लोग बसे हुए कम हैं, जैसे आपको हो गया जंगल हो गया कहीं दूर दूर, या फिर पहाड़ी इलाका हो गया जहाँ लोग कम हैं, वहाँ पे स्थापित करना चाहिए। तथा मशीनों की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। उसके पश्चात अगर हम लोग देखें तो कारखाना में ऊंची चिमनी लगाना तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक अपेक्ष स्क्रब उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थ को पृथक करने के लिए उपकरण लगाना चाहिए। धुआं रोकने के लिए कोयला के स्थान पर तेल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तेल से तो धुआं नहीं होगा, कोयला से ही धुआं होता है ना। तो यह सब कुछ उपाय है जो आपको मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग का उद्योग निर्माण चैप्टर समाप्त होता है, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो या लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही विस्तार से मैंने इसे समझाने का आपको प्रयास किया है। मैं लेक्चर ऐसा लिया हूँ और मैं नोट्स ऐसा बनाया हूँ ताकि अगर आप कभी अकेले में भी इसे पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आने वाला है। मैं ऐसा नोट्स बनाया हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर नहीं भी आया तो
ज़रूर से कमेंट कीजिए ताकि मैं भी इस पे संशोध कर पाऊँ कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई कि हमारे बच्चे नहीं समझ पाएँ। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ मुझ में क्या कमी है, किस चीज़ में मुझे बदलाव करना चाहिए। थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग ज़रूर से ताकि मैं अपने चीज़ों को बदलाव कर सकूं। क्या मैं जो नोट्स आपके सामने रख रहा हूं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा बुझा रहा है आपको? इन सभी चीज़ों पे आप लोग कमेंट किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चल पाएगा। मैं कहीं हूँ, आप कहीं हैं, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा शिक्षा दे पाएँ, अच्छा से अच्छा नॉलेज दे पाएँ। आप प्रयास कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से अच्छे मार्क्स हम अपने एग्ज़ाम में ला पाएँ। तो हम दोनों का प्रयास एक ही उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं हम दोनों मिलकर इस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आप सभी अपने दोस्त, अपने सहपाठी, अपने मित्रगण को इस चैनल के बारे में बताइए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबसे विनती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात रात भर जग कर आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर अंडरलाइन करने के बाद मैं टाइप कर नोट्स बनाता हूँ। कितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप डायरेक्ट यहाँ लेक्चर देखिए, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल ही रहा है डेली, टाइम टू टाइम नोट्स को अवेलेबल है। आप नोट्स पढ़िए, कुछ नहीं करना है, और उसके बाद डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में जाकर देखिए। फिर देखिए कि आइकॉनिक स्टूडेंट की टीम ने आपके लिए क्या बेहतर किया है, क्या यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, आकर हमको बताइए। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैं बहुत सालों से बच्चों को गाइडेंस किया हूँ, इसलिए मुझे पता है और 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ पढ़िए। एक बार देखिए, पढ़कर नहीं आए तो बताइएगा। इसी के साथ आज का वाणी हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज का वाणी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।